Welcome to our YouTube channel Engineer's Choice Tutor. So friends, today we are going to study effect of polarization on cross section. So let us consider X and Y electric field components for a wave traveling along the positive Z direction. तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक X और Y इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स को कंसीडर करते हैं किसके लिए, एक वेव के लिए जो कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की ओर ट्रेवल कर रही है। तो फ्रेंड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्स एंड वाई, ये देखिए इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, और ये दो कंपोनेंट किसके लिए, एक जेड डायरेक्शन में जो वेव प्रोपागेट कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ये जेड डायरेक्शन है इधर की ओर, तो उसके लिए हम ये दो कंपोनेंट कंसिडर करते हैं। और वो जो दो कंपोनेंट है वो कैसे दिया जा रहा है, वो दो कंपोनेंट हम ये दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ई एक्स इक्वल टू ई वन साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, ये है फ्रेंड्स एक्स की डायरेक्शन में जेड की वेव कंपोनेंट कितनी है। अब ई वाई इक्वल टू ई टू साइन ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस डेल, ये जो फ्रेंड ये है वाई डायरेक्शन में जो जेड डायरेक्शन की ओर वेव जा रही है, उसकी कितनी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन की तरफ है उसको हम ई वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जहाँ की फ्रेंड यहाँ पे अलग अलग टर्म आ रही है, जैसे कि यहाँ पे ओमेगा टी के जेड डेल, ये सारे क्या है, तो इन सारे चीजों को हम देखते हैं कि ये किन किन पैरामीटर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है। तो फ्रेंड्स ये के जो है इसको वेव नंबर भी बोलते हैं, ये के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा है, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, वेव नंबर भी बोलते हैं, नंबर ऑफ वेव्स की काउंट ये देती है। दूसरा जो है ओमेगा, ओमेगा को क्या बोलते हैं, वेव फ्रीक्वेंसी। नाउ द थर्ड टर्म इज डेल, व्हाट इज इट, ये जो है टाइम फेज एंगल विच ई वाई लीड्स ई एक्स, मतलब यहाँ बता रहा है फ्रेंड कि ई वाई वाई डायरेक्शन में जो वेव की कंपोनेंट है वो कितनी आगे है एक्स डायरेक्शन से। ये तो हम लोगों ने दोनों अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कंपोनेंट है वो उसको देखा, बट इंस्टेंटेनियस पे किसी भी एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, वेक्टोरली सम कर देते हैं। वेक्टर के तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ई वेक्टर इक्वल टू ए एक्स कैप ई वन साइन ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस ए वाई कैप ए के वाई ई टू साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस डेल। फ्रेंड्स इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस वेक्टर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सम कर दिया है। अब इसकी जो ग्राफ है या फिर डायग्राम बोल सकते हैं, ये डायग्राम आप देखोगे ना तो ये देखो, ये एक इलिप्टिकल वेव बना रहा है, इलिप्टिकल सर्कुलर वेव बना रहा है। यहाँ ये एक्स डायरेक्शन में E1 मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वाई डायरेक्शन में E2 मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये जो हमारा ओरिजिनल वेव है ये जेड डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो इसी की जो दो कंपोनेंट हम लोग ऑर्थोगोनली रिजोल्यूट करते हैं, जिसको रिजोल्यूशन ऑफ एंगल भी बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बोल सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ जो हमारा मेन जो है, एक जो मतलब जो ऊपर हम लोगों ने फिगर देखा था उसमें एक एक्सियल रेशियो होता है जो कि क्या होता है, मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस के इक्वल होता है। तो ये जो मेजर एक्सियल रेशियो हम लोग बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब यूज है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ए आर एक्सियल रेशियो जब 1 होता है ना, तो पोलराइजेशन इक्लिप्स बिकम ए सर्कल। जब भी एक्सियल रेशियो, जैसे कि देखिए फ्रेंड, अगर हमको ये जो मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस को अगर हम ए से डिनोट करते हैं, माइनर एक्सिस को अगर बी से डिनोट करते हैं, तो अगर ये ए और बी दोनों का रेशियो अगर 1 होगा, मींस अगर a बाई बी इक्वल टू 1 होगा, तो इस केस में जो हमारा इलिप्टिकल वेव फॉर्म है वो कैसा बन जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। तो ये था सिग्निफिकेंस एक्सियल रेशियो का। अब फ्रेंड यहाँ पे और भी पैरामीटर्स है जिनकी कंडीशंस बहुत डिपेंड करती है वेव पे। फॉर एग्जांपल E1 जो मैग्नीट्यूड है मेजर एक्सिस की एक्स डायरेक्शन की ओर, अगर वो 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा वेव है वो क्या है, लीनियरली पोलराइज्ड इन वाई डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्रेंड देखिए, ये इलिप्टिकल था और ये बोल रहा E1 इक्वल टू 0, E1 0 मतलब कि ये जो है ना, ये पैरामीटर 0 हो गया।
तो हमारा जो है लीनियर पोलराइजेशन। फ्रेंड्स पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्टेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमारा वेव मूव कर रहा है तो उसको पोलराइज। तो ये लीनियरली पोलराइज्ड है वाई डायरेक्शन में, तो ये जो वाई डायरेक्शन है ना, यहाँ ये वाई डायरेक्शन में पूरा लीनियरली पोलराइज्ड रहेगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो E1 है ना, ये हमने x डायरेक्शन पे शो किया है, तो ये x की तरफ लीनियरली पोलराइज्ड रहेगा। और हमने फिगर में यहाँ पे E1 मैंने यहाँ बोला था, तो जो भी हो E1 जब 0 होगा तो उसका जो अपोजिट कंपोनेंट होगा वो उस डायरेक्शन में लीनियरली पोलराइज्ड रहेगा। तो सेकंड है E2, जब E2 0 होगा तब भी लीनियर पोलराइज्ड होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे और एक डायरेक्शन क्या है? x डायरेक्शन है। नाउ जब ये दोनों इक्वल होंगे, E1 और E2 दोनों की मैग्नीट्यूड जब इक्वल होगी तब जो हमारा पोलराइजेशन होगा तब भी लीनियर होगा बट 45 डिग्री के ऊपर लीनियर होगा, मतलब ना तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये 45 डिग्री पे लीनियर पोलराइज्ड होगा, जो कि दोनों के डायगोनल, दोनों के जो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट से क्रॉस होकर वो पोलराइज्ड वेव जाएगा। जो अगर फ्रेंड ये कब होता है लीनियर, अब देखिए फ्रेंड दोनों जब इक्वल होंगे तब हमको पता है लीनियर पोलराइज्ड होंगे, बट ये लेफ्टवर्ड सर्कुलेट करेगा कि राइटवर्ड सर्कुलेट करेगा ये डिपेंड करता है दोनों के फेज एंगल से। सो अगर यहाँ पे डेल जो है जितने से लीड कर रहा है वाई डायरेक्शन की ओर, अगर वो 90 डिग्री होगा तब हम इसको बोलेंगे लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड, मतलब लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड वेव होगा ये। बट अगर दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड बट एंगल जो है -90 होगा तब हम इसको बोलेंगे राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। ओके, नाउ इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। हम जनरली जो करते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं, मतलब इफेक्टिव आर्बिट्रेरी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं सम ऑफ राइट सर्कुलर पोलराइज्ड वेव प्लस लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड वेव। ये हमारा राइट सर्कुलर पोलराइज्ड वेव है और ये लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड वेव है। और जब इफेक्टिव आर्बिट्ररी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को सम कर देंगे, जहां की मैंने लिख रखा है कि ER जो क्या है राइट सर्कुलर पोलराइज्ड फील्ड है और EL जो क्या है लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड फील्ड है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो RCP और LCP जो है वो दिया जाता है वेक्टर के फॉर्म में। अगर लिखेंगे तो ER वेक्टर लिखेंगे तो ये जो है वर्टिकल, इसकी कंपोनेंट मतलब इसको अगर ऑर्थोगोनली रिजोल्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये ER है तो इसको अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकली मतलब रिजोल्यूशन करेंगे ऑर्थोगोनली तो ये EV हो जाएगा और ये EZ EH हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर वेक्टरली रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं ER इक्वल टू EV प्लस JEH। और उसी तरह अगर लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा वेक्टर E माइनस J वेक्टर EH। सो ये इक्वेशन 5 और 6 है हमारा, जहां की ये देखिए मैंने लिख भी रखा है EV क्या है वर्टिकल पोलराइजेशन और EH क्या है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। अब इक्वेशन 5 और 6 से यहाँ पे एक स्पेशल जोन्स वेक्टर आता है फ्रेंड्स, और उससे हम ये कर सकते हैं कि जब भी यूनिट वेक्टर जो होता है ना RCP का राइट सर्कुलर पोलराइजेशन का, वो R इक्वल टू √1/√2 अंडर ब्रैकेट H माइनस JV होता है और ये यूनिट वेक्टर है फ्रेंड। तो इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा ये इसे कंपेयर कर अगर हम लिखें तो हमारा ये क्या आएगा ER इक्वल टू EH माइनस JEV। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ ER का और यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ वेक्टर ER है। सो यहाँ आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसकी हेल्प से दोनों का कंपेयर करके ER की मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। नाउ जैसे मैंने ER निकाला उसी तरीके से EL इक्वल टू क्या होगा EH प्लस JEV अपॉन √2, जो कि LCP लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड का यूनिट वेक्टर जो है वो R इक्वल टू 1/2 H प्लस JV होता है। H हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन यूनिट हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है और यहाँ पे V यूनिट वर्टिकल पोलराइजेशन है। ओके, नाउ ये जो मैंने ऊपर मैट्रिक्स इक्वेशंस देखा, इन दोनों इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो फ्रेंड देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ER EL इक्वल टू 1/√2 मैट्रिक्स 1 माइनस J 1 प्लस J और ये मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स EH EV। नाउ इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो है ना फ्रेंड ये पूरा इस पूरे को हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं। ओके,
तो ये ट्रांसपोज अगर टी से दिखा रहे हैं हम तो ई आर ई एल मैट्रिक्स ई आर ई एल जो है ये ट्रांसपोज टी और ई मैट्रिक्स ई एच ई वी के बराबर होगा। अब यहाँ फ्रेंड्स देखिए ये जो इन्वर्स होगा ना, ये ई एच ई वी मैं निकालूंगा तो ये 1/√2 मैट्रिक्स 1/j 1 माइनस जे, सॉरी 1/j नहीं होगा फ्रेंड, 1 j माइनस जे, ये हर एक कंपोनेंट है और ये हर एक कंपोनेंट रेशियो है इंसिडेंट टू रिफ्लेक्टेड वेव का। सो यहाँ मैट्रिक्स ई आर और ई एल ये सब का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब फ्रेंड देखिए यहाँ थोड़ा गलत हुआ है, ई एच ई वी निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ भी हमारा ट्रांसपोज तो इन्वर्स होगा, बट यहाँ जो है ना यहाँ भी हमारा आएगा ये कुछ ऐसा होगा ट्रांसपोज टी इनवर्स और ये हमारा आएगा ई एच ई वी। सो फ्रेंड ये हमारा क्या है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैं इससे भी फाइंड कर सकता हूँ और इससे भी फाइंड कर सकता हूँ, आपको जिससे आसानी पड़े उससे आप फाइंड करिए। अब फ्रेंड्स ये तो मैथमेटिकल था, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने टॉपिक का नाम क्या बताया था, टॉपिक का नाम मैंने बताया था अफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन क्रॉस सेक्शन। तो अब चलिए देखते हैं इन सारे कैलकुलेशन एनालिसिस के बाद कि हमारा कंक्लूजन क्या निकला। तो देखिए फ्रेंड, फॉर मेनी टारगेट स्कैटर्ड वेव विल हैव डिफरेंट पोलराइजेशन, हर एक अलग अलग टारगेट्स के लिए स्कैटर्ड वेव का पोलराइजेशन अलग अलग होगा, जो कि क्या होगा अलग होगा इंसिडेंट वेव से, और इस फेनोमेना को डीपोलराइजेशन बोलते हैं। मतलब कि अगर वो अपना ये डायरेक्शन चेंज करता है, इंसिडेंट वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन में ना जाकर दूसरे डायरेक्शन में जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं डीपोलराइजेशन और क्रॉस पोलराइजेशन। अब एक जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, मान लीजिए हमारा टारगेट जो है ना परफेक्ट रिफ्लेक्टर के काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा इंसिडेंट वेव जो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड रहती है उसको हॉरिजॉन्टल ही रहने देता है, और जो वर्टिकली जो इंसिडेंट वेव जो वर्टिकली पोलराइज रहती है उसको वर्टिकल ही रहने देता है। लेकिन क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रेंड, तो जो डायरेक्शन जो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है वही पोलराइजेशन में अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रेवल करता है, जिसको कि हम फेज शिफ्टेड बाय 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। जो कि हम अगर ग्राफिकली दिखाएं तो मान लीजिए ये हमारा टारगेट है और ये पोलराइजेशन जा रहा है हॉरिजॉन्टली पोलराइज, तो इससे रिफ्लेक्टेड जो वेव होगा ये सिंपली हॉरिजॉन्टली पोलराइज ही रहेगा, बट ये डायरेक्शन किधर जा रहा था इधर की ओर, बट हमारा रिफ्लेक्टेड वेव किधर जाएगा इधर, मींस 180 डिग्री की फेज डिफरेंस आ जाएगी। नाउ फ्रेंड जो इंसिडेंट वेव होगा वो एक इंसिडेंट वेव विच इज आरसीपी बिकम्स एलसीपी, जो भी एक इंसिडेंट वेव है राइट सर्कुलरली पोलराइज रिफ्लेक्ट होने के बाद लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाएगी, और जो लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे इन सारे बातों से हमारा और एक कंक्लूजन निकलता है कि जो अगर हमको पोलराइज्ड राइट सर्कुलर स्कैटरिंग वेव पकड़ना है, मतलब राइट सर्कुलर आरसीएस और एलसीआर लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड, यहाँ से यहाँ पे फ्रेंड ये आरसीपी होगा और ये एलसीपी होगा। अगर मेरे को आरसीपी लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन एंड राइट सर्कुलर पोलराइजेशन को मेजर करना है तो ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन का, तो हमारा जो रडार है शुड मस्ट यूज, जो रडार है वो क्या यूज करना चाहिए एलसीपी वेव फॉर ट्रांसमिशन और आरसीपी वेव फॉर रिसेप्शन। मतलब कि लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन अगर ट्रांसमिशन की ओर है तो हमारा रिसेप्शन पे जरूर क्या आना चाहिए right circular polarization. So it was for today. Thank you friends. If you like this video then please like, share and subscribe our channel.